वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 131 है। टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। अभी तक 130 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 131 तक पहुँच सकते हैं। तो 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क या वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, वेंसर वन्य जीव अभ्यारण्य, आसन वन्य जीव अभ्यारण्य, सुर सरोवर अभ्यारण्य। देखिए, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, वेंसर वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड में, आसन वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश में यहाँ पर सुर सरोवर अभयारण्य, ये है उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद में। तो डी है इसका आंसर। सुर सरोवर अभयारण्य उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है और अन्य सभी नेशनल पार्क या वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड में है। उत्तराखंड राज्य में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य इस प्रकार हैं। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पर, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है, कार्बेट या रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है, ये पुराना नाम है, नया नाम है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य है, आसन वन्यजीव अभयारण्य है, विंसर वन्यजीव अभयारण्य है। यूकेपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला है यहाँ पर, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा। उपरोक्त में से किन घटनाओं की व्याख्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से की जा सकती है, यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? पृथ्वी के चारों ओर ग्रहों की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा। 1, 2, 4 और 3 भी है इसमें। तो हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, इन सभी की व्याख्या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से की जा सकती है। तो 1, 2, 3, 4 डी। देखिए, उपरोक्त चारों घटनाओं के पीछे का कारण है गुरुत्वाकर्षण बल, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। इन चारों ही घटनाओं की व्याख्या जो है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार है पृथ्वी पर भार की तुलना में होगा कितना? 6 गुना 1/6वां भाग, 1/66वां भाग, 66 गुना अधिक। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1/6वां भाग, 1/6। तो चंद्रमा का जो द्रव्यमान है पृथ्वी की अपेक्षा कम है, इस कारण चंद्रमा जो है वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाता है। चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6वां भाग ही होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, कौन सा सही होगा? पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अपकेंद्रीय बल के कारण होती है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है। बिल्कुल, चंद्रमा का जो द्रव्यमान है पृथ्वी की अपेक्षा कम है, लेकिन पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की जो गति है वो अभिकेंद्रीय बल के कारण होती है, ना कि अपकेंद्रीय बल के कारण। तो केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, कथन एक गलत है, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की जो गति है वो अभिकेंद्रीय बल के कारण होती है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। अभिकेंद्रीय बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है। दूसरा वाला करेक्ट है, क्योंकि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है। क्वेश्चन नंबर 5, 2 स्टेटमेंट वाला। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर, गुरुत्वीय बल पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर और ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर घटता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से ढूंढना है। ठीक है, पृथ्वी का ये तल है, ऊंचाई बढ़ने पर भी कम होता है और पोल्स यानी ध्रुवों से इक्वेटर की तरफ आओगे तब भी कम होता है। तो ठीक है, ये तो सही है, पहला वाला तो सही है, ये गलत पूछ रहा है। किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर या अन्य ग्रह पर उतना ही रहता है, परंतु भार के स्थान के साथ परिवर्तित होता है, परंतु भार जो है स्थान के साथ परिवर्तित हो सकता है। बिल्कुल, द्रव्यमान यानी जो मास है वो रहता है बराबर, लेकिन जो वेट है, भार है, वो स्थान के साथ परिवर्तित हो सकता है। तो करेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट भी। तो दोनों के दोनों तो सही हो गए यहाँ पर। ये अभी गलत पूछ रहा, गलत कोई है नहीं, तो डी है इसका आंसर। देखिए, गुरुत्वीय बल जो है वो पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर कम हो जाता है और यह पृथ्वी तल के विभिन्न स्थानों पर भी परिवर्तित होता है। इसका जो मान है ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर या पोल से इक्वेटर की ओर, ठीक है, पोल से इक्वेटर की ओर 0 डिग्री की ओर घटता है।
तो पहला वाला सही है और दूसरा वाला भी सही है। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर, चाहे पृथ्वी पर या किसी अन्य ग्रह पर, उतना ही रहता है, जबकि वस्तु का जो भार है, जो वेट है, स्थान पर निर्भर करता है और परिवर्तित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। एक है कागज की सीट, एक है पत्थर, दोनों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर छोड़ने पर निम्नलिखित में से क्या होगा? पत्थर ही पहले आएगा, कागज बाद में आएगा। कागज के कम द्रव्यमान के कारण वह पत्थर के बाद जमीन पर पहुंचेगा। कागज पर लगने वाले घर्षण के कारण वह पत्थर के बाद जमीन पर पहुंचेगा। दोनों एक साथ जमीन पर तो नहीं पहुंच सकते। हाँ, इनको निर्वात में गिराएंगे तब दोनों एक साथ पहुंच सकते हैं। ठीक है, ऐसे खुले वायुमंडल में नहीं। पृथ्वी पर लगने वाले अधिक गुरुत्व के कारण वह कागज से पहले नीचे पहुंचेगा। अब 1, 3 या डी में से क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। कागज पर लगने वाले घर्षण के कारण वह पत्थर के बाद जमीन पर पहुंचेगा, यानी पत्थर पहले पहुंचेगा। देखिए, पृथ्वी पर कागज की एक सीट और पत्थर को समान ऊंचाई से एक साथ छोड़ने पर कागज जो है पत्थर के बाद जमीन पर पहुंचेगा, यानी पत्थर पहले पहुंचेगा। ऐसा वायु के प्रतिरोध के कारण होता है। गिरती हुई गतिशील वस्तुओं पर घर्षण के कारण वायु प्रतिरोध लगाती है और कागज पर लगने वाला वायु का प्रतिरोध पत्थर पर लगने वाले प्रतिरोध से अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। गुरुत्वीय त्वरण का मान निम्नलिखित में से कितना होता है? 6.38 इंटू 10⁶ मीटर, ये तो पृथ्वी की त्रिज्या है। और 5.9722 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, इसको सिंपल करके 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम भी लिखा रह सकता है। ठीक है, ये एग्जैक्ट नंबर है और यह है पृथ्वी का द्रव्यमान। ये पृथ्वी की त्रिज्या हो गई, ये पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया और ये हो गया सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक 6.67 इंटू 10⁻11 और गुरुत्वीय त्वरण का मान यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 6.67 इंटू 10⁻11 मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, यह है सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान। ये सीधे सीधे 4 विकल्प बना के किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, इनको हमेशा याद रखिएगा। पृथ्वी की त्रिज्या हमेशा याद रखिएगा, किलोग्राम में कितनी है? 6371 किलोग्राम। और 6.38 इंटू 10⁻6 मीटर में याद रखिए। और पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 5.9722 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, या सिंपल में 6.10⁻24 किलोग्राम। ये हमेशा याद रखना है तीनों चारों। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। गुरुत्वीय बल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है, चाहे वे पृथ्वी में कहीं भी हों। गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण बल है क्या? क्षीण बल है, प्रबल बल है? पृथ्वी पर लगाया जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वीय बल कहलाता है। बिल्कुल, तीसरा वाला तो सही है, पहला वाला भी सही है। गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण बल ही है। ठीक है, तो डी है इसका आंसर। देखिए, गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच आकर्षण बल उन दोनों के गुणनफलों के उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्कूल में पढ़ा होगा आपने। यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है, चाहे वे विश्व में कहीं भी हो, यानी पृथ्वी पर कहीं भी हो। विश्व क्या है? पृथ्वी तो है। इस प्रकार के नियम को सार्वत्रिक नियम कहते हैं, कैपिटल जी से इसको प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण बल ही है जब तक कि बहुत अधिक द्रव्यमान वाले पिंड संबद्ध ना हो। ठीक है, और पृथ्वी द्वारा लगाए जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। अंग्रेजी के स्मॉल जी से इसको प्रदर्शित करते हैं। कितने नियम दिए थे गति के न्यूटन ने? स्कूल में पढ़े 3 नियम दिए। ठीक है, गति का प्रथम नियम, गति का दूसरा नियम और गति का तीसरा नियम। पहला नियम क्या है? कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में बनी रहेगी जब तक कोई उस पर बाह्य बल आरोपित न किया जाए। दूसरा नियम क्या है? किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलन बल के समानुपाती और बल की दिशा में होती है। तीसरा नियम है कि प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। इनके एग्जाम्पल भी पूछते हैं एग्जाम में प्रश्न बनाकर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। पृथ्वी पर गिरती कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। गति के तीसरे नियम के अनुसार वस्तु भी पृथ्वी को आकर्षित करती है, परंतु हम पृथ्वी को वस्तु की ओर गति करते नहीं देख पाते। इस बात की व्याख्या निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है? गति के प्रथम नियम से, गति के दूसरे नियम से, गति के तीसरे नियम से, या इनमें से कोई नहीं।
पहला तो है नहीं ये नियम, ठीक है, कौन सा होगा फिर? ये होगा गति का तीसरा नियम, थर्ड। ठीक है, तीसरा वाला नियम। गति के तीसरे नियम के अनुसार वस्तु भी पृथ्वी को आकर्षित करती है, लेकिन गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान की व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात द्रव्यमान जितना अधिक होगा बल उतना अधिक लगेगा, और पृथ्वी की अपेक्षा वस्तु का द्रव्यमान नगण्य है, इसलिए हम पृथ्वी को वस्तु की ओर गति करते हुए नहीं देख पाते। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है क्या? क्या हो गया ये? देखिए दूसरा वाला गलत है, ठीक है, सभी वस्तुओं का जड़त्व जो है समान नहीं होता, केवल इनकरेक्ट पूछा, क्या पूछा? सही पूछा है, तो केवल एक ही आंसर सही है इसका। देखिए घर्षण बल यानी फ्रिक्शन फोर्स जो है सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है, तो पहला वाला करेक्ट हो गया। दूसरा वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है और मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, इसका एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम है। तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी वस्तुओं का जड़त्व समान नहीं होता, भारी वस्तुओं का अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से बल का एसआई मात्रक कौन सा है? बल का एसआई मात्रक है न्यूटन, ठीक है, न्यूटन, या इसका आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड माइनस वन, हाँ सॉरी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड माइनस वन, नहीं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड माइनस टू। ठीक है, तो सी है इसका आंसर। देखिए भार और बल दोनों की जो एसआई यूनिट है, जो मात्रक है, एसआई मात्रक है, वो है न्यूटन, और बल का एसआई मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड माइनस टू, और इसे न्यूटन के नाम से भी जाना जाता है, प्रतीक है इसका कैपिटल एन। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है तथा इसकी दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की होती है। दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। देखिए वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है तथा इसकी जो दिशा होती है वही होती है जो वस्तु के वेग की होती है। दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उन पर असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। इसे संवेग संरक्षण नियम कहते हैं, स्कूल में पढ़ा होगा आपने। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का एसआई मात्रक है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड माइनस वन, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड माइनस थ्री, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। कौन सा संवेग का एसआई मात्रक है? संवेग की एसआई यूनिट है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बी है, बी, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, क्योंकि बी में तो है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड माइनस वन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, इसे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड माइनस वन के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। क्रिकेट के खेल में कैच लपकने के लिए क्षेत्र रक्षक का गेंद के साथ अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचना न्यूटन के पहले, दूसरे या तीसरे नियम का उदाहरण क्या आएगा यहाँ पर? दूसरा तीसरा दोनों नहीं, तीसरा नहीं, यह है दूसरा। दूसरा किधर गया? ऑप्शन नंबर ए, द्वितीय नियम है ये। देखिए न्यूटन के द्वितीय नियम का पालन होता है यहाँ पर। क्रिकेट के खेल में क्षेत्र रक्षक तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथों को पीछे की ओर खींचता है, जिससे गेंद के वेग को शून्य करने में अधिक समय लगता है। इस प्रकार गेंद में संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है, जिससे तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव दर है जो कम हो जाती है वो।
गैलीलियो इटली के एक खगोल शास्त्री थे, दार्शनिक थे, गणितज्ञ थे, क्या थे? गैलीलियो थे दार्शनिक, खगोल शास्त्री भी थे वो, गणितज्ञ भी थे, तो साफ साफ थे, डी है इसका आंसर। देखिए गैलीलियो इटली के खगोल शास्त्री, दार्शनिक, गणितज्ञ और कुशल शिल्पकार थे। उन्होंने विभिन्न दूरदर्शकों की श्रेणी विकसित करने के साथ साथ प्रथम लोलक घड़ी की संरचना की थी, सीरीज ऑफ टेलीस्कोप। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। पृथ्वी सौर मंडल के केंद्र में स्थित है और बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह परिकल्पना निम्नलिखित में से किसने दी थी? किसकी थी परिकल्पना जो कि गलत थी ये? क्योंकि सही तो है, केंद्र में सूर्य स्थित है जबकि अन्य जो ग्रह हैं उसका चक्कर लगाते हैं। वो तो बोला था कॉपरनिकस ने, और ये चीज बोली थी टॉलमी ने। ठीक है, सी है इसका आंसर। देखिए टॉलमी ने दूसरी शताब्दी में परिकल्पना की थी कि पृथ्वी सौर मंडल के केंद्र में स्थित है और बुध, शुक्र, पृथ्वी और शनि ग्रह जो है इसका चक्कर लगाते हैं। इसके बाद कॉपरनिकस आए। कॉपरनिकस ने 16वीं शताब्दी में बोला सौर मंडल का केंद्र जो है वो सूर्य है, अन्य ग्रह इसके चारों ओर घूमते हैं। टॉलमी गलत थे, कॉपरनिकस सही थे। क्वेश्चन नंबर 16 है। कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। हरे पेड़ पौधे सूर्य की किरणों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देते हैं। बहुत से समुद्री जीव समुद्री जल में घुले कार्बोनेट से अपना कवच बनाते हैं। ये दोनों के दोनों कथन सही है, सी है इसका आंसर। देखिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 1% का एक छोटा सा भाग है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड दो विधियों से स्थिर होती है। हरे पेड़ पौधे सूर्य की किरणों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देते हैं। बहुत से समुद्री जीव जो हैं जल में घुले कार्बोनेट से अपना कवच बनाते हैं। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट से सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है बताना है। वायु ऊष्मा की कुचालक है। स्थल की अपेक्षा जल जो है वो जल्दी गर्म होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति तथा पवन के मार्ग में आने वाली पर्वत श्रृंखलाएं हवाओं को प्रभावित करती हैं। वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान को दिन के समय और यहाँ तक कि पूरे वर्ष भर लगभग नियत बनाए रखता है। वायुमंडल, पृथ्वी पर वायुमंडल है क्या? मंगल पर वायुमंडल है? नहीं है। शुक्र पर है? नहीं है। वायु ऊष्मा की कुचालक है, ठीक है। वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान को दिन के समय यहाँ तक कि पूरे वर्ष भर नियत बनाए रखता है। बी भी सही है। डी भी सही है। पृथ्वी की घूर्णन गति तथा पवनों के मार्ग में आने वाली पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं हवाओं को प्रभावित करती हैं। स्थल की अपेक्षा जल जल्दी गर्म नहीं होता, स्थल पहले गर्म होता है, जल उसके बाद में। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सी हो गया। देखिए जल की अपेक्षा स्थल जो है वो जल्दी गर्म होता है, इसलिए दिन के समय स्थल के ऊपर की वायु जल के ऊपर की वायु के अपेक्षा तेजी से गर्म होगी। ये वायु ऊपर उठती है और वहाँ कम दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिससे समुद्र के ऊपर की वायु कम दाब वाले क्षेत्र यानी स्थल की ओर प्रवाहित हो जाती है। तो विकल्प सी सही नहीं है। ह्यूमस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? अगर गलत नहीं होगा तो आंसर डी होगा। ह्यूमस जो है सड़े गले जीवों का अंश है। ह्यूमस मृदा की संरचना का मुख्य कारक है। ह्यूमस मृदा को सरंध्र बनाता है। बिल्कुल तीनों के तीनों कथन सही हैं। अब ये गलत पूछ रहा है ह्यूमस से रिलेटेड, तो कोई भी गलत नहीं है, डी आंसर देंगे इसका हम। देखिए मृदा में सड़े गले जीवों के टुकड़े उपस्थित होते हैं जिसे ह्यूमस कहा जाता है। यह मृदा की संरचना का मुख्य कारक है क्योंकि यह मृदा को सरंध्र बनाता है और वायु तथा जल को भूमि के भीतर जाने में सहायक होता है। ठीक है, सरंध्र मतलब छिद्र युक्त, छोटे छोटे बोर बना देना, उसमें पोर बना देना। पोर इंग्लिश वर्ड है छिद्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड अम्लीय वर्षा के मुख्य कारक हैं। बहुत पूछा गया प्रश्न। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक कौन सा है? यहीं हटा दो इसको। तो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड, ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड। ये तो गलत हो गया, इतना सही है बस, बाकी सारे सही होंगे। धूम कोहरा विशेषकर सर्दियों के मौसम में बनता है और वायु में उपस्थित जो धूल कण होते हैं उनके साथ साथ प्रदूषकों की अधिक मात्रा की उपस्थिति अगर हो जाए तो क्या होगा? दृश्यता कम हो जाएगी, यानी विजिबिलिटी कम हो जाएगी।
तो दूसरा तीसरा सही है। सारे तो सही नहीं है ये, क्योंकि पहला गलत है, वही आंसर है। विकल्प ए गलत है, क्योंकि नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड, ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो हैं अम्ल वर्षा बनाते हैं। और नाइट्रोजन सल्फर के ऑक्साइड अम्ल वर्षा के मुख्य कारक हैं। वायु में उपस्थित धूल कणों के साथ साथ प्रदूषकों की अधिक मात्रा में उपस्थिति विजिबिलिटी को कम करती है, दृश्यता को कम करती है, विशेषकर सर्दी के मौसम में जब जल भी वायु के साथ संघनित होता है, इसे बोलते हैं धूम कोहरा। तो दूसरा तीसरा सही, पहला गलत। इसमें 21 क्वेश्चन हो गए, क्योंकि 5 5 दो बार था स्टार्टिंग में, आपने ध्यान दिया हो तो चलिए कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। ओजोन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओजोन एक विषैली गैस है क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन और फ्लोरीन से युक्त कार्बनिक यौगिक है। सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों का अवशोषण करती है ओजोन। बिल्कुल सी तो सही हो गया। विषैली है, ठीक है। क्लोरीन फ्लोरीन से युक्त कार्बनिक यौगिक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी ठीक है। सारे के सारे सही हो गए, डी है इसका आंसर। देखिए, ऑक्सीजन के सामान्य द्विपरमाणविक अणु के विपरीत जो ओजोन है वो एक विषैली गैस है, ओजोन यानी O3। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन और फ्लोरीन से युक्त कार्बनिक यौगिक है, तो दूसरा भी सही हो गया, पहला भी सही हो गया। ओजोन परत जो है जीवों के लिए, साथ ही पौधों के लिए रक्षा परत का काम करती है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों का अवशोषण करती है, तो तीसरा वाला भी सही हो गया। कहाँ पर है स्थित, कौन से मंडल में है ये? समताप मंडल में, इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फियर। तो 20 प्रश्न इंपॉर्टेंट, 20 21 जो भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद। साथ ही यूपीएससी सिविल सेवा की भी टेस्ट सीरीज चल रही है, जितने भी टेस्ट उसमें मिलते हैं उनकी प्रैक्टिस करते जाइए, वो बेनिफिट देगा आपको।